और ये भी हमने देखा कि ताली बजाने से कोरोना चले जाती है, थाली बजाने से कोरोना चला गया। कोरोना माई भी आ गई। कोरोना माई भी कई जगह पूजा हो गई कोरोना माई की। जैसे जैसे चेचक माई और कौन शीतला माता और कौन कौन माता है, वैसे ही कोरोना माई भी हो गई। और अठावले जी एक थे, उन्होंने कहा था गो कोरोना गो। तो वो हिंदी नहीं समझ पा रहा है तो अंग्रेजी में चला जाएगा। तो गो कोरोना गो सुन करके भी चला गया कोरोना। हालांकि अपने साथ अकेले नहीं गया, 50 लाख लोगों को लेके गया हिंदुस्तान से खाली। और उसके बाद मोदी जी ने लास्ट में ये भी कहा था कि आप लोग अब जो है लाइट बुझा दीजिए और टॉर्च जलाइए। कोरोना कहीं दिखेगा तो उसकी आंख पे रोशनी पड़ेगी और वो अंधा हो जाएगा। ऐसा भी था। तो क्या वैसी स्थिति की दुर्गति के लिए फिर हम लोग को तैयार कर रहे हैं? मतलब ऐसी दुर्गति होने वाली है। जी नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। पहले मैं जरा दुम दबा लेता हूं और उसके बाद बात करता हूं। देखिए दुम पर बोलूंगा क्योंकि पूंछ बोला ना, उसको हम लोग दुम बोलते हैं, दुम। तो दुम हिलाना, दुम दबाना, हिला हिला कर दबाना, दबा दबा कर हिलाना, दुम की बड़ी भूमिका है। और जितने भक्तों के लिए दुम बहुत जरूरी है। जो सीधे भक्त नहीं होते हैं वो दुम छल्ला होते हैं, तो वो लेकिन रहते हैं। तो कलाकार होने के लिए दुम होना जरूरी है, क्योंकि दुम हिलाने की, दुम की भाषा दुनिया समझती है। और अगर आप देखिए, दुम तो शेर के पास भी होता है और शेर भी दुम हिलाता है, लेकिन दुम हिलाने की जो महारत हम जैसे प्राणियों को हासिल है, जिसे संस्कृत में अश्व कहते हैं, अश्व नहीं, श्वान, श्वान, श्वान कहते हैं। तो उनकी कला के तो पूरी दुनिया माहिर है कि कुत्तों का दुम हिलाना बड़ा जबरदस्त असर करता है। तो दुम तो कलाकार को चाहिए और बहुत लोगों को चाहिए। अभी आपने देखा ऐसे युद्ध में हर कोई दुम हिला रहा है और दुम खड़ा भी कर रहा है, दुम दबा के भाग भी रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री जी का बहुत संक्षिप्ततम भाषण ये हुआ। मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा है, लेकिन मैं अपनी सहज बुद्धि से ये कह सकता हूं कि अब तक के प्रधानमंत्री के औपचारिक भाषणों में से सबसे संक्षिप्त भाषण रहा है, 24-25 मिनट का। अरे इतने में तो उनका तो मुंह खोलने में लग जाता है इतना समय भाई। 24-25 मिनट, वो घंटे 2 घंटे बोलते हैं। जैसे शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं ना, तो कहीं से आवाज आ रही है, तो वो करने में उनको एक मिनट कहाँ से आ रही है? हाँ बोलिए, अब बोलिए, नहीं आएगी। और मेरे अंतर्मन और बाहर मन दोनों से आवाज एक साथ निकलने लगी। नहीं, तो सैयद भाई के यहाँ से गूंज रही थी। सैयद भाई कुछ कर दिए लगता है। हाँ, सैयद भाई तो कमाल ही करते हैं ना, कहीं की आवाज को कहीं पहुंचाते हैं। यही तो वकील कर दिया सैयद भाई, कुछ मत कीजिए, म्यूट कर दिया। हाँ, अब कुछ मत कीजिए। तो जो आवाज बंद हुई है क्या? हाँ, आप ये कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। जी प्रफुल्ल भाई बोलिए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूंछ परी चीज है वो तो रहना ही चाहिए ना। अभी लोग दबा रहे हैं, अभी एक जन लिख भी रहे हैं, दूध मिश्री नहीं हो, दुम सीधी नहीं होती। हाँ, दुम सीधी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी पागल हो जाने पर या मति भ्रम होने पर दुम सीधी हो जाती है, ऐसा मैंने सुना है। अब आगे विनय सर दुम विशेषज्ञ हैं, जैसा कि धनंजय सर कहते रहते हैं। हाँ, तो वो दुम के बारे में हम बहुत जानते हैं, तो बता देंगे कि दुम सीधी होती है, कब होती है। तो पागल यानी कि जो एबनॉर्मल होने से ही दुम। सिनेमा में तो एक गीत बड़ा अच्छा है प्रफुल्ल भाई। हाँ, जी जी। लकड़ी की काठी, काठी के घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। दुम उठा के दौड़ा। तो यही बात है। और आपके ही इलाके में ही सुनील सर के इलाके के कवि थे, हालांकि कवि पूरे भारत के थे और कवि तो दुनिया का होता है। इनका नाम था धूमिल। दुम उठाने में वो भी बहुत माहिर। वो दुम उठाने में बहुत माहिर थे। वो बोलते थे कि जिसकी भी दुम उठाई, पता नहीं किस किस की दुम उठाई और दुम उठाने की जरूरत उन्हें पड़ती ही क्यों थी, लेकिन उन्होंने कविता में लिखी दुम उठाई। हालांकि मैंने इसकी बड़ी कड़ी आलोचना की थी, इस तरह की भाषिक मुहावरों। नहीं सर, दूसरी लाइन उसकी बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसकी भी दुम उठाता हूँ। हाँ, मादा पाता हूँ।
वो लोग जो है ये हो जाते हैं, स्त्रीवादी लोग कहते हैं कि ये हाँ, स्त्रीवादी स्त्री के खिलाफ है, इसलिए। मैंने इसकी कठोर आलोचना की थी। और किसी भी प्राणी का लिंग जानने के लिए उसके दुम उठाने की जरूरत नहीं है। गाय को क्या दुम उठाकर जानेंगे आप कि गाय है कि बैल है? वैसे ही पता चल जाता है। तो अब धूमिल जी ने ये उन्होंने राजकमल से सुना था। अब इस पर नहीं जाऊंगा अभी। वो उसमें में जो भूखी नंगी पीढ़ी जो थी, वो जो एक बाहर का ही भी कवि एक आया था, नंगी पीढ़ी, तो वो उन्होंने क्या तो उसका नाम था, अब उधर नहीं जाऊंगा अभी। तो राजकमल ने ये मुहावरा उनको सुनाया। तो धूमिल मुहावरे को पिकअप करने में बहुत उस्ताद थे। जैसे न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे सामने खड़ा हर आदमी एक जोड़ी जूता है। एक एक मोची राम जी ने उन्होंने कहा था, ऐसी हकीकत करता है। खैर छोड़िए, धूमिल जी पर तो अभी क्या बात करें, कभी बात करेंगे धनंजय जी चाहेंगे तो। वो चाहे तो पत्थर पर बोलवा रहे हैं, धूमिल तो बड़े कवि हैं। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि ये इनका संक्षिप्त भाषण इन्होंने कहा किया। और संक्षिप्त भाषण किया। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, उन्होंने पूछा कि ये इतनी बात कहने में उनको इतने दिन क्यों लग गए। ऐसा तो था नहीं कि वो लोकसभा का इंतजार कर रहे थे, कहीं भी कर सकते थे। भाई साहब, इतने दिन इसलिए लग गए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, अब पता नहीं महोदय कहने पर किसी को आपत्ति हो जाए तो हो जाए, तो मैं तो फिलहाल कहता हूं। तो वो जो ट्रंप महोदय हैं, तो ट्रंप महोदय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में इतना समय लग गया कि हम हार गए हैं। अब वो ये मान रहे हैं कि हम हार गए हैं। पहले कहा 48 घंटे में देख लूंगा, जब इस पर भी बस नहीं चला, और जो फोटो आप दिखला रहे थे वो वाला दिखला दिया। वो क्या फोटो? वो मिसाइलों का फोटो दिखला दिया। कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता। और जी में घबराहट हो गई। और कहा अभी इन लोगों को यह भी संदेह हो गया है कि यही जो नेतन्याहू हैं, वो उनको समझा रहे थे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अब उन लोगों को ये पता नहीं है कि परमाणु बम बना रहा था, वह बना चुका है, उसके पास है कि नहीं है। मिसाइल तो ठीक है, 400 किलोमीटर 4000 किलोमीटर का रेंज भी दिखला दिया। अगर उसने नहीं भी बनाया होगा तो उसके दोस्त लोगों ने उसके घर पहुंचा दिया होगा, और कहीं छोड़ छाड़ दिया तो बड़ा मुश्किल होगा। और ये 4000 किलोमीटर कहीं से कहीं कवरेज करेगा। इस तरह की कई आशंकाएं होंगी, और अब उनको लग रहा होगा कि नहीं, तो वो यहाँ पर पहुंच गए। कहे कि 5 सप्ताह की अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है। वाह बेटा, पीटने के बाद बोल रहा है अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है। उसके सबसे बड़े नेता को मार दिया, उसके बाद बोल रहा है अच्छी और सार्थक बातचीत हो रही है। ये भी कभी नहीं कहा कि गलती से वो मारे गए, टारगेटेड चिन्हित हत्या हुई है। ये तो नहीं कहा कि युद्ध के प्रक्रिया के दौरान वो गलती से मारे गए। ये मतलब अनिच्छित हुआ, गैर इरादतन हुआ। तो इरादा करके मारे। प्रफुल्ल भाई बिहार में बड़ा चर्चित है जी। कि जो सवर्ण होते हैं वो बाहुबली होते हैं, हाँ। और जो दलित और पिछड़े होते हैं वो गुंडा होते हैं। हाँ। तो वैसे ही वो जो है जो ट्रम्प है वो जी सवर्ण है, जी जी। वो जो है बाहुबली है। और हाँ। ईरान वाला जो है वो पिछड़ा दलित है, तो वो जो हम्म। गुंडा है। ये परिभाषा है और इनकी। जी। और उन्होंने यह भी कह दिया था, सुनील सर, बिना सर तो जानते होंगे, और वो कोई कानूनी बात रहेंगे। उन्होंने कह दिया कि इजराइल और अमेरिका के दोस्त। धनंजय जी, प्रफुल्ल सर पहले कह चुके कि उनके पास सिंह भी है, इसका ख्याल रखिए आप। देखिए मुझे भाई, मेरा क्या है, पीछे लाल रंग का अलमीरा वगैरह भी दिख रहा है। हाँ, अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, मेरा क्या पूछे हो मुन्नी, सिया के संग सिया, सुन्नी के संग सुनी। तो आपने तो सुनील सर को बाहुबली वाले कोटी में डाल दिया ना, तो इनको लग गया, इतना समय लग गया। अब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि ईरान का असल मकसद क्या है। तो इन्होंने 5 महीना के पहले ही कहा कि अच्छा ठीक है, मजाक की बात छोड़ो, आओ अब कुछ सार्थक बातचीत करते हैं। ईरान ने कहा कि कोई सार्थक बातचीत नहीं हुई है। मुझे जहां तक लगता है कि ओमान इसमें फिर चर्चा कर रहा था, लेकिन ओमान ने कहा कि ओमान को शायद कहा गया कि पिछली बार तो आपकी उपस्थिति में ही बातचीत हो रही थी, इधर हम आपसे बातचीत कर रहे थे, उधर उधर आदन जाके ठोक दिया, अब फिर आप बुला रहे हैं। तो मध्यस्थता करने वालों की विश्वसनीयता ईरान की नजर में बची नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं, ईरान ने कहा बाकायदा कि नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई सार्थक निरर्थक बातचीत नहीं। और बातचीत क्या होना है, आपको इजराइल खाली करना होगा, आपको इसका मुआवजा देना होगा।
और हरमुज पर हमारा खुद मुख्तारी हमारा रहेगा, हरमुज पर हमारा नियंत्रण रहेगा। आप खार्गदी पर आक्रमण कर बैठे, खर्क पर भी आपको कब्जा नहीं लेने दिया गया और आप कह रहे थे कि वहां पर अपना पैदल सेना उतारेंगे, फिर हिम्मत नहीं हुई देख करके। अब इन लोगों को ये डर लग गया। मैं फिर कहूँ, आपको दोहराऊं, 30 अप्रैल को हिटलर ने आत्महत्या कर ली 1945 में, 6 मई को 7 मई को सरेंडर कर दिया, और उसके बाद 6 और 9 अगस्त को शायद इसका बम गिरा, एटम बम गिरा, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो 15 अगस्त जब बमुआ गिर गया 9 तारीख को फाइनली, तो 15 अगस्त को अंतिम रूप से इंग्लैंड ने घोषणा की अपनी जीत की और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की, और अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया। इस पर क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया पर बढ़ गया परमाणु शक्ति के इस्तेमाल से, और रशिया पर, जो रशिया ले रहा था, सोवियत संघ बल्कि कहिए, सोवियत संघ को जो बढ़त हासिल थी। तो 15 अगस्त को ये किया गया, इंग्लैंड ने ये माना। इसीलिए हमारी आजादी की तारीख को 15 अगस्त 1945 इसीलिए फिक्स किया गया। 1947 15 अगस्त 1945 की याद में कि 15 अगस्त तारीख को सेलिब्रेट किया गया और भारत को आजाद करने की तारीख माउंटबेटन ने फिक्स किया और कहा कि नहीं, इसी तारीख को, पहले इसको और बढ़ना था, दूसरा डेट था, तो इसी डेट पर लाया गया। तो ये इतना महत्वपूर्ण था। तो जिस परमाणु के इस्तेमाल से अमेरिका ने अपना वर्चस्व बनाया, उसी परमाणु के इस्तेमाल से वो अपने वर्चस्व को कायम भी रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि परमाणु सिर्फ उसके पास है, ऐसा तो नहीं है, परमाणु और भी जगह है। अमेरिका के सारे ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, पूरी की पूरी वैश्विक संस्थाओं को नष्ट करने पर आमदा है। और एक सिचुएशन आ रहा है, ये जो हमारा अभी ये क्या इसको बोलते हैं, हम लोग जो बातचीत करते हैं, गूगल, ये सब अभी पंक्चर होगा। अभी नए गूगल आएंगे और नई चीजें होंगी। अब चाइना इस बीच में क्या करेगा, उसका जो वाइडू और क्या है वो विकसित होगा। भारत भी अपना करेगा। हर देश को अगर अपनी राष्ट्रीयता को बचाना है तो ग्लोबलाइजेशन से उसको बचना होगा। अपने राष्ट्रवाद के बचाव के लिए ग्लोबलाइजेशन के सारे उपक्रमों से उसको अलग होना होगा, और ये सब उसी के उपकरण हैं। तो अपना अपना जीपीएस लाना होगा, अपनी अपनी चीजें लानी होगी, अपने अपने कंट्रोल में रखना होगा। भारत यह कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। डाटा संरक्षण का, डाटा प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन की बात राहुल गांधी कई बार पार्लियामेंट में कर चुके हैं। हमारे पास तो अपना फायरवॉल तक नहीं है, अमेरिका के पास सारी सूचना है हमारी। तो ये युद्ध अब एक नए प्रकरण में ये जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि कोरोना का उन्होंने उसकी याद दिलाई। क्यों याद दिलाई? इसलिए कि इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद कोरोना के बाद हुए चुनाव में उनको भारी बहुमत उनको मिला और वो जीते, और उनको सभी जगह उनका हुआ। तो कोरोना से वो सारा का सारा दोष कोरोना पर थोप दिया, अपनी अव्यवस्था पर नहीं, अपनी अक्षमता पर नहीं, और वहां उस पर थोप दिया। अब भी वो पूरी वैश्विक स्थिति पर इस दोष को थोपना चाहते हैं। आप निंदा तो करते हैं, आप तो पोप भी शायद बोले हैं कुछ, पूरी दुनिया निंदा कर रही है। लेकिन जब ईरान पर हमला हुआ तो किसी ने उस ढंग की निंदा नहीं की जिनकी उनको अपेक्षा थी, जो करनी चाहिए थी। जब वहां के स्कूल के बच्चे मारे गए, बच्चियां मारी गई, तो आज कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको मालूम हो गया कि युद्ध इनके काबू से बाहर हो गया। लेकिन अब ईरान भी युद्ध समाप्त करना चाहे ना, और ईरान के पीछे जो शक्ति है वो जब तक पूरा का पूरा पावर का उसकी जो बोलते हैं एक्सिस, पूरा पावर एक्सिस को अपने कंट्रोल में न ले ले, तब तक थोड़े युद्ध छोड़वाएगा। अभी रशिया को सारे सैंक्शन हट गए, ईरान के सारे सैंक्शन हट गए, बेनिफिशियरी है। तो रशिया चाहता है कि उसको रहे, तो प्रतिदिन उसको उतना लाभ हो रहा है, कुछ दिन और चल रही है। और ईरान में अमेरिका इतना पस्तहाल हो जाए कि यूक्रेन की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी न जुटा सके, और तब तक और टूटे कायरों की तरह और टूटे। रघुवीर साहब ने कहा था ना कि मैं बोलूंगा कुछ नहीं होगा, न टूटे सत्ता का तिलक, मेरे अंदर का कायर तो टूटेगा। तो कायर, उनके अंदर का कायर नेटो है। ट्रंप ने कहा कि नेटो कायर है, तो कायर और टूटेगा। इसलिए इस युद्ध को और टूटने देने के लिए चीन खड़ा रहेगा। और अब ये बढ़त ले लिए हैं, अभी 5 दिन का अपने तरफ से युद्ध विराम घोषित किए हैं। ये एक नैतिक भूमि की तलाश में है, लेकिन ईरान इसी बीच में इनसे नाक दरड़वा लेगा और बोलेगा कि हाँ आप कीजिए, क्योंकि आपको लाभ है। अगर इजराइल का साथ ये छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तेल के बाजार से रशिया का वर्चस्व, अमेरिका का वर्चस्व खत्म। वो चाहेंगे कि हम इस वर्चस्व को बनाए रखें। अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल बचा रहे,
क्योंकि इजराइल को तो कोतवाल के रूप में न फिक्स किया गया, रखा गया है वहां। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? और खाड़ी के देशों, असल में खाड़ी के देश 22 देशों का एक समूह है, जिसको हम लोग बोलते हैं अरब कंट्रीज। तो वो एक 22 देशों का समूह है। उनको मैं मैसेज चला गया है कि अमेरिका आपको संरक्षण नहीं दे सकता है, संरक्षण अगर देना होगा तो ईरान ही संरक्षण दे सकता है। अगर आपको किसी के संरक्षण की जरूरत है तो आप हमारे पास आइए, हम संरक्षण देंगे और भाया चीन देंगे। तो पूरा का पूरा ये चेंज बदल रहा है। मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि हमारे पास जो पानी का संकट तो जो अलग अटैक करेगा, हिम्मत नहीं हुई ट्रम्प साहब की करने की कि पानी पर जाकर के अटैक करें, जो एकमात्र रास्ता उनको दिख रहा है, डिसैलिनेशन जो अब उनका प्लांट है उस पर। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि इसकी स्थिति में नैतिक भूमि की तलाश है। अनैतिकता को भी नैतिकता की जरूरत होती है। मैंने एक बार तब कहा था जब अंबानी परिवार, अंबानी भाई आपस में लड़ रहे थे, मुकेश अंबानी और उनके जो भाई अनिल अंबानी ये आपस में लड़ रहे थे और उनको न्यायालय की जरूरत केस गया था, तो मैंने ये कहा था कि वो जो कहते थे कि हम पर यकीन करो, आज उनको एक दूसरे पर यकीन नहीं रह गया है, अदालत की जरूरत उन्हें पड़ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, मैं बस एक सेकंड में ठीक कर देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनका जो चल रहा है, इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री बोले, कुछ तो बोले, और मैं दुम हिला हिला करके उनके बोलने का स्वागत करता हूँ ये, और दुम दबा करके अब आपको कहता हूँ नमस्कार।